हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो आज के पेपर में देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का आपका टेस्ट पेपर था। तो देखिएगा फॉर एन इक्विलिब्रियम, ये आपको एक इक्विलिब्रियम गिवन है, कार्बन प्लस CO2 ये चेंज हो रहा है 2CO में। व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल, और प्रेशर को अगर कम करेंगे तो ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा। सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CO2 इसके तो 1 मोल है और CO इसके कितने मोल होगी 2। तो प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इसका मतलब CO इसके अमाउंट ज्यादा फॉर्म होगी। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ CO वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन हमारे लिए फॉर द इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको, रिएक्शन आपको दे रखी है एट 573 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 0.9 if the pressure of system is decreased to half of its value and 2 mole of ammonia is introduced at the same temperature. The value of equilibrium constant. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप प्रेशर को चेंज कर देते हैं, उसके अमाउंट को चेंज कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, बाकी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो पहले केसी था वही केसी बाद में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, two solid X and Y decompose thermally on heating in different reaction chamber. If the final pressure of both system are equal, then what will the ratio of the equilibrium constant Kp1 and Kp2 the equilibrium stabilized are? ये आपको दे रखा है, आपको फाइनल प्रेशर सेम दे रखा है। तो Kp1 और Kp2 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। मैं ये मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम के ऊपर पहले 1 मोल था इक्विलिब्रियम पे, ये मान लेता हूँ मैं X डिसोसिएट हुआ, तो इसका कितना बनेगा X, ये भी कितना बनेगा X, ये भी कितना बनेगा X। अगर ये वाला X डिसोसिएट हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में, हालांकि सॉलिड इसका कोई यूज नहीं आएगा, फिर भी ये देखेंगे तो ये वाला कितना बनेगा इसके रेस्पेक्ट में 3x, इसका फॉर्मेशन होगा। और Kp होता है N2 की पावर B अपॉन N1 की पावर A, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल पावर डेल्टा N। तो यहां पर हम देख रहे हैं टोटल प्रेशर वो सेम है, टोटल मोल है वो भी कितने 3x फॉर्मेशन हो रहा है, यहां भी कितना होगा 3x फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इनका रेशियो आपको देखोगे Kp1 अपॉन Kp2, तो रिएक्टेंट उसका तो यूज में नहीं लेना, तो ये क्या होगा x x x, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे x x x, तो क्या लिख दोगे x क्यूब, वहां पर 3x है, उसकी पावर कितनी लगानी है 3, तो क्या होगा x क्यूब अपॉन 27 इंटू x क्यूब, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या रेशियो आ जाएगा 1 अपॉन 27। विच वन? फोर्थ। नेक्स्ट देखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम A plus B change in C plus D. If the concentration of A and B are equal at equilibrium and the concentration of D is the half that of A, then what will be equilibrium constant for the reaction? एक रिएक्शन आपको गिवन है, चलो इस रिएक्शन को आप लिख लेते हैं। ये रिएक्शन आपको गिवन है A plus B है, ये चेंज हो रहा है C plus D, इसके अंदर चेंज हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मैं इनकी कंसंट्रेशन सेम है, मैं ये मान लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, इक्वल है। फिर देखो क्या बोल रखा है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ D इज हाफ दैट ऑफ A, और D उसकी कंसंट्रेशन ऑफ A की कंपैरिजन में हाफ है, तो इसको मैं कितना मानूंगा 1/2। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलेगी, ये भी कितना होगा 1/2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1/2 और अपॉन में क्या होगी 1/1 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट वन, log Kp upon Kc minus 2 log RT equal to 0 is correct relation for which for the following equilibrium। कौन से इक्विलिब्रियम के लिए वाली रिलेशन है वो करेक्ट है। हम ये जानते हैं Kp अपॉन Kc इक्वल टू होता RT है इसकी पावर डेल्टा N, ये वाला होता है। अगर यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 2 आएगी तो लोग लेंगे तो 2 वैल्यू है पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पर पहले वाले के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 1, ये 4, ये कितना होगा 2। तो फर्स्ट वाले के लिए चेंज इन मोल कितने आगे 4, स्टोइकियोमेट्री में चेंज जो मोल होंगे वो कितना है 4 - 2, सॉरी 2 आगे, तो क्या आएगा Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT है इसकी पावर होगी 2। दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं, तो लॉग लगाने पे देखो क्या होगा, अगर लॉग Kp अपॉन Kc इक्वल टू 2 log RT, ये इक्वल की तरफ लेके आते हैं तो साइन चेंज कर दो,
साइन चेंज करके देखते हैं तो ये वैल्यू आएगी log Kp अपॉन Kc माइनस 2 log RT इक्वल टू हो जाएगा 0. तो विच वन? 1. फर्स्ट से क्या होगा इसमें? देखिएगा आपको ये दे रखा है फॉर ए गिवन इक्विलिब्रियम टू ए चेंज इन 3b द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम इज ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc उसको कैलकुलेट करना. Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन B है, ये देखो ये तो होता है ना. Kc क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर. देन कंसंट्रेशन ऑफ B पावर टेकन 3 और A की कंसंट्रेशन जो भी आएगी उस पे पावर कितनी लगाते हो? 2. अब देखो यहां पर B की कंसंट्रेशन है, यहां से स्टार्ट होती है. B की कंसंट्रेशन कहां पे जा रही है? 0.5. ये होगी 0.5. इस पे पावर कितनी लगाओगे? 3. और A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी होगी? 0.1. तो 0.1 इस पे पावर कितनी लगा दोगे? 2. जब इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 12.5. सेकेंड वन ऑप्शन. नेक्स्ट वन फॉर द इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम में SO2 Cl2 चेंज इन SO2 प्लस Cl2 एट व्हाट टेम्परेचर Kp अपॉन Kc की वैल्यू है वो 4 है. तो ये होता है Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng. Ng होता है, डेल्टा Ng होती है समेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंशियल. तो डिफरेंस दोनों का आप देखोगे, इसके मोल है 2, इसका मोल है 1, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1. देन Kp अपॉन Kc इक्वल टू कितना आ गया? RT. T आपको कैलकुलेट करना. Kp अपॉन Kc है 4 R इंटू T. तो T इक्वल टू क्या होगा? 4 अपॉन R. और R की वैल्यू आप रखते हो तो वैसी तो वैल्यू होती है 0.0821. अप्रोक्सीमेट में इसको 1 अपॉन 12 भी लिख सकते हो. और 12 4 जब 48 के समथिंग आएगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकेंड वन. नेक्स्ट देखिएगा. For the reaction N2 plus 3H2 change in 2NH3 in a reaction vessel, equal mole of N2 and H2 are taken initially या introduce किए गए. The correct representation of equilibrium reaction. अब यहाँ पे देखो N2 और 3H2 इनको इक्वल मोल लिया यहाँ पर और फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का. तो हम ये जानते हैं टाइम के साथ में रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. और आपने स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे देखा तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी? जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, यानी N2 के रिस्पेक्ट में H2O वो 3 टाइम है, वो जल्दी डिक्रीज होगी. तो आप यहां पे देख रहे हो तो नीचे की तरफ कौन आएगा? नीचे की तरफ H2 आएगा, N2 आएगा. जो ज्यादा अमाउंट जिसकी डिक्रीज, इनिशियल अमाउंट तो सेम है. जैसे मैं इनके इक्वल मोल लूं तो इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम डिक्रीज होगा? 3 टाइम, यानी नीचे H2 आएगा. तो ये वाला नहीं हो सकता. और ये वाला S2 तो है नीचे, लेकिन ये वाली कंसंट्रेशन इक्वल नहीं दे रखी यहाँ पे. दूसरा N2 वो इंक्रीज कर रखा है. तो यहाँ पे देखो इनकी कंसंट्रेशन सेम थी यहाँ पे देखो, फिर देखो दोनों डिक्रीज हुआ तो कौन ज्यादा डिक्रीज हुआ? H2 और अमोनिया, उसका फॉर्मेशन हो. तो सेकेंड वन. नेक्स्ट देखिए. Decomposition of HI into H2 and I2 according to reaction 2HI change in H2 plus I2. ये एक रिएक्शन आपको गिवन है. At equilibrium, if the degree of dissociation is 25% at pressure 2 atm, what pressure at equilibrium will require to dissociate it 50% at given temperature? अगर टेम्परेचर सेम कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम होगी, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा. तो कितना हो जाएगा? 4. नेक्स्ट देखो. N2 and H2 are taken in a vessel is mass ratio 7:1. The only reaction occur N2 plus 2H2 change in N2H4. At equilibrium, the pressure due to N2H4 is 50 times of total equilibrium pressure P. Then at equilibrium, तो equilibrium पे कौन सा सही होगा? ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें. N2 plus 2H2 ये चेंज हो जाएगा N2H4. इनिशियल मोल आपको देखो मास का रेशियो दे रखा है तो उसको सबसे पहले मोल के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और मास और मोल में क्या रिलेशन होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो N2 के लिए काउंट करोगे तो N2 लिए गिवन मास 7 और मोलर मास कितना होता है? 28. हाइड्रोजन का 1 और मोलर मास कितना हो गया? 2. तो ये कितना होगा? 1/4 और ये कितना हो गया? 1/2. ये इनिशियल मोल है. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2H4, N2H4 इसका प्रेशर 50 टाइम है और टोटल प्रेशर का P का
तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, इसका स्टार्टिंग में कितना होगा, 0। अब इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हुआ। इक्विलिब्रियम पे मैंने ये वाले 1/4 है, ये x डिसोसिएट हुआ, तो इसको आप देखोगे तो ये क्या होगा 1/2, इसके रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिसोसिएट होगा तो कितना होगा 2x। और इसका फॉर्मेशन आप देखोगे तो कितना फॉर्म होता है, इसका x फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखा। फिर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना, तो पार्शियल प्रेशर, किसी का भी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो पार्शियल प्रेशर होता है सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका पार्शियल प्लस सेल्फ के मोल कितने हो गए, x अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दो। मैं एक बार समेशन एन लिख देता हूं, बस कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये टोटल मोल हो गए इनटू टोटल प्रेशर, ये हुआ। और कंडीशन यहां पे दे रखी है, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ ड्यू टू N2H4 इज 50% ऑफ टोटल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर का कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। तो ये में टोटल प्रेशर है, उसके रेस्पेक्ट में कितना हो गया, टोटल प्रेशर का 50% यानी हाफ हो गया। तो x अपॉन समेशन n इंटू PT। तो इससे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इससे मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 3/4। यहां से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट करूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, सेल्फ के मोल। तो सेल्फ के मोल वही रखिए 1/4 माइनस ये x होगा, x की वैल्यू वहां से रख देंगे अपॉन समेशन n इंटू टोटल प्रेशर। जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में ये सोल्व करोगे तो बेटा सोल्व एक कैलकुलेशन है, सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आएगी p/6। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसका थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट है, वैल्यू आप रख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये आपको एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, मास का रेशियो आपको गिवन है, उसको कन्वर्ट कर लो मोल के रेशियो में, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री नेवर बी स्टडी इन टर्म्स ऑफ मास, तो उसको हमेशा मोल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मास से मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मेरे पास में किसका मोल आएगा, हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे, और मेरे पास में नाइट्रोजन के मोल। मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये 1/4, ये कितना होगा 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने डिसोसिएट किया, x डिसोसिएट हुआ तो कितना होगा 2x, ये कितना बन जाएगा x। तो इससे मेरे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखना चाहो तो पार्शियल प्रेशर होता है सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ से क्या होगा, कंडीशन इसके बारे में गिवन है, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन होता है उसी को यूज में लेना होता है। तो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन N2H4 के बारे में, वो टोटल प्रेशर का कितना परसेंट है, 50%, यानी P टोटल का 2 कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। वो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में नाइट्रोजन उसके मोल आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन के मोल आने से मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, उससे वैल्यू रखने पे कौन सा आता है, p/6। ठीक है, फिर देखिएगा, फॉर द गैसियस रिएक्शन गिवन बिलो, A चेंज इन B प्लस C, इसके लिए कांस्टेंट है Kp1, D चेंज इन 2, इसके लिए वैल्यू है Kp2। द ratio of their equilibrium constant Kp1 and Kp2 5:1. If the degree of dissociation of A and B are equal, then the total equilibrium pressure are in the ratio. देखो रिएक्शन आपको दे रखी है, A है वो चेंज हो रहा है B प्लस C में, इसके मोल मान लेता हूं मैं इनिशियल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। ये अल्फा डिसोसिएट हुआ, मैं मान लेता हूं तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी कितना होगा अल्फा। ऐसे ही मैं D के लिए बात कर लेता हूं, D कन्वर्ट हो रहा है 2E इसके अंदर, T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका 1 माना तो ये कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम पे इसको मैंने अल्फा माना तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब Kp क्या होता है, Kp सेल्फ N2 की पावर B, यानी प्रोडक्ट के मोल, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर वो होता है ना Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर को हम मोल की टर्म्स में लिखना चाहिए तो ये इक्वेशन बनती है N2 की पावर B N1 की पावर A, यानी प्रोडक्ट के मोल उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट के मोल उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, टोटल प्रेशर अपॉन समेशन n और पावर डेल्टा n। यहाँ पे डेल्टा n कितनी हो जाएगी 1 N2। तो पहले के लिए बात करोगे, ये वाला रेशियो आपके पास में Kp1 अपॉन Kp2, ये 5/1। तो देखो Kp1 के लिए कैलकुलेट करोगे कितना हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको ऐड किया तो कितना होगा 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर मैं मान लेता हूं P1 है, N2 की पावर B, N1 की पावर ये 1 अपॉन टोटल प्रेशर है 1 प्लस अल्फा। दूसरा कैलकुलेट करूंगा मैं, दूसरा किसके लिए कैलकुलेट करूंगा Kp2 के लिए नीचे की तरफ लिखो 2 अल्फा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर, 2 अल्फा की पावर कितना होगा 4 अल्फा स्क्वायर,
तो कितना होगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा अपॉन टोटल प्रेशर, ये आ गया। तो ये देखो बाकी टर्म तो सेम है, देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा ये कैंसिल आउट, तो P1 अपॉन 4P2 इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन V1। तो देखो ये है आपके पास में 5 अपॉन 1 है, वो किसके बराबर है P1 अपॉन 4P2, देन P1 अपॉन P2 है वो किसके बराबर होगा 20:1। तो विच वन होगा थर्ड वन। सिंपल बेटा, केपी दो केपी की वैल्यू गिवन है, केपी होता पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर होता सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, उस प्रेशर का रेशियो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए करेक्ट क्या है, तो आप केसी की वैल्यू रखना हो तो सॉलिड स्पीसीज को लिया ही नहीं जाता, सिर्फ गैसीय स्पीसीज को लेते हैं, तो इन दोनों को तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन वाली आनी चाहिए। कौन सा होगा थर्ड वन। कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रिया गिवन बिलो, ये तीन इक्वेशन आपको गिवन है, फिर दे रखी है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कैलकुलेट करना। देखो जब भी किसी रिएक्शन को आप अपोजिट करते हो उल्टा करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इनवर्स हो जाता है। अगर किसी की पावर लगाते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी से भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर लगाने से मिलता है। अगर आप रिएक्शन है उसको ऐड करते हो, कोई भी इक्वेशन है मान लो कि मल्टीपल स्टेप है तो उनको आप ऐड करते हो तो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितनी भी स्टेप रिएक्शन होती है उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलता है। तो देखो यहाँ पे इन तीन से ये वाली तीन इक्वेशन आपको दे रखी है, इनसे ये वाली इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब देखो सबसे पहले आप देखिए इस इक्वेशन में अमोनिया वाली इक्वेशन देखते हैं, तो अमोनिया वाली इक्वेशन है वो अमोनिया वाली इक्वेशन ये वाली आ रही है। अब आपने यहाँ पर देखा अमोनिया सेम साइड में आया है या अपोजिट साइड में आया, तो आपने देखा अपोजिट साइड में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा 1/K1। फिर आपने यहाँ पे देखा यहाँ तो 1 अमोनिया, यहाँ पे कितना अमोनिया 2 अमोनिया, इसका मतलब इस पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर लगानी पड़ेगी, ये आएगा। दूसरी इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हो, दूसरी इक्वेशन से आपको कौन सा बैलेंस होगा NO, NO देखो सेम साइड में सेकंड में, तो K2 ऐसा कैसा आ जाएगा और कितनी पावर लगा दोगे 2, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पे कितना है 2। फिर वाटर को कर लो, यहाँ पर वाटर कौन से में आ रही है थर्ड वाली इक्वेशन में आ रहा है, ये देखो थर्ड वाली इक्वेशन में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वैसा का वैसा लिख दो। फिर कितने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर लगा दो, क्या आएगा K2 स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर और K3 इसकी पावर 3। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रिया Kp नॉट इक्वल टू Kc, Kp और Kc इक्वल कब नहीं होते, जब डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो 0 नहीं होगी। फर्स्ट वाले में वैल्यू देखो 2 - 2 0, 2 - 2 0, इधर देखो 2 - 2 ये भी 0 और 2 - 1 ये 0 नहीं है, यहाँ पर डेल्टा Ng 0 नहीं है। तो जहां पर भी डेल्टा Ng प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मोल माइनस रिएक्टेंट है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके मोल, सिर्फ गैसीय स्पीसीज को देखना है, उसमें अगर डिफरेंस 0 आता है तब तो Kp और Kc इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं। फिर आगे देखिएगा, if the solubility product of Zr3PO4 का whole 4 is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between S and Ksp is correct। देखो ये दे रखा है Zr3PO4 whole 4, इसको आयनाइज करते हैं Zri जर्कोनियम +4 और 3Zr+4 और 4PO4 3 नेगेटिव, ये कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, कितना बनेगा 3s और ये क्या बनेगा 4s। तो Ksp इक्वल टू क्या होगा Zr इसकी पावर 3, PO4 3 नेगेटिव है इसकी पावर 4, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर के फॉर्म में लगा देते हैं। अब इसकी वैल्यू रख दो, Zr इसकी वैल्यू कितनी होगी 3s इसकी पावर 3, ये 4s इसकी पावर 4। अब सिंपल सा है, पहले पावर देख लो आप, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और s की पावर 7, ये किसके बराबर है Ksp इक्वल टू, तो s इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो देखो s की पावर 7 इक्वल टू क्या होगा Ksp अपॉन 3 की पावर 3 एंड 4 पावर 4,
तो ये वाला आपने पावर हटाओगे तो 1 अपॉन में चला जाएगा, KSP अपॉन इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तक 6912 और इसकी पावर कितना होगा 1/7। तो यहां तक जाना ही नहीं आपको, आप तो सीधा यहाँ पर s की पावर देखो कितनी है 7, तो इधर देख लो 1/7 किस में आ रहा है, तो किस में आ जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट हैज मैक्सिमम पीएच वैल्यू, मैक्सिमम पीएच की वैल्यू किसके लिए आती है। तो देखो कोई भी सॉल्ट है, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पीएच एग्जैक्ट 7 आती है, दोनों अगर वीक है तब भी अप्रोक्सीमेट 7 आती है। वो डिपेंड करती है के और केबी की वैल्यू पर, अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो स्लाइटली लेस देन 7 और केबी की वैल्यू ज्यादा है तो स्लाइटली मोर देन 7। और डिफरेंट एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक का सॉल्ट हो तो हमेशा हाइड्रोलिसिस होता है वो वीक कंपोनेंट का होता है, नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के कारण आती है। तो यहां पर मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में नेचर किसके कारण आएगी, सीएल के कारण, जहां पर पीएच क्या होगी 7 से कम। NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 7। सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो वीक कंपोनेंट तो कार्बोनेट से आया और NaOH आया, तो यहां पर पीएच होगी ग्रेटर देन 7 और यहां पर भी कितनी हो जाएगी 7, तो ग्रेटर देन 7 किस में आ रही है 3। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 12 वाला pH है, तो मेरे को ये बताओ POH कितना हो गया आपके पास में, POH हो गया 2, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -2, ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। फिर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर के लिए तो एक ही फॉर्मूला होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोलरिटी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, 1 ml है, लीटर में बदलते हो 10 टू द पावर -3, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर के लिए तो एक ही फॉर्मूला, तो मोल इंटू एन। तो यहां पे आपने कैलकुलेट किया तो कितना होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 18, फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो, ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ मिथाइल एमाइन इज, देखो MENS3, ऑटो प्रोटोनेशन में क्या होता है, एक अपना H+ साइन देता है, दूसरा अपना H+ साइन लेता है। तो यहां पे देखो ऑटो प्रोटोनेशन में एमी मिथाइल है NS3 NS2 होता, मिथाइल एमीन NS2 तो ये होगा NS3+ और ये क्या हो जाएगा MENH-। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, वो ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट के इक्वल होता है, या उसी को बोल दिया जाता है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, KSIC, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। जो इन दोनों की कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट है, तो कौन सा होगा सेकंड वन। नेक्स्ट देखिए, द pH ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 12, द वैल्यू ऑफ KSP इज, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोसिएट हो रहा है Mg+2 और 2OH नेगेटिव, देखेंगे S-S, ये कितना होगा S और ये कितना होगा 2S। और KSP है उसकी वैल्यू आप देखते हो, KSP क्या होता है Mg+2 और हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी कंसंट्रेशन, इस पे पावर कितनी लगा देंगे 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता है pH की वैल्यू 12 है, तो POH कितनी आ गई आपके पास में 2, POH आपके पास में 2, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी हमारे पास में 10 की पावर -2, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है 10 की पावर -2, और यहां पर जो किसके बराबर है 2S के बराबर, यानी 2S इक्वल टू कितना रखूंगा 10 की पावर -2, तो S इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2, कितना रखूंगा, ये वैल्यू आ गई। यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2, और ये होगा 10 टू द पावर -2 और डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -7, इसका स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, तो कौन सा होगा 4। एक बार फिर से देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनाइजेशन क्या Mg+2 और हाइड्रोक्साइड आयन, आपको इन्फॉर्मेशन है पीएच के बारे में, इससे POH आ गई, POH से आप हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 2S के बराबर है, तो 2S कितना होगा 10 टू द पावर -2, तो S कितना होगा 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2, तो S की वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो इसके लिए S, इसके लिए वैल्यू रखो, तो ये आपने वैल्यू इनके लिए रख दी,
या ऐसे कर सकते हो, ये तो s है और ये वाली कितना है 2s, ये वैल्यू 2s है, ये लिखोगे ना KSP इक्वल टू Mg+2 इसकी कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, तो ये कितना है s और ये क्या है 2s है, इसका स्क्वायर, ये वैल्यू रखनी पड़ेंगे आप, और जब ये वैल्यू रखती है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको वैल्यू रखोगे तो ये वाली वैल्यू आती है। नेक्स्ट देखिए, 1 liter solution of each buffer given below are taken, which one is more effective buffer? पहला बफर है जिसमें एसिड और सॉल्ट दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है 0.1 0.1, दूसरा बफर बी है उसमें कंसंट्रेशन 0.2 0.2 दोनों की इक्वल है और पीके की वैल्यू भी सेम है। अगर एसिड और बेस दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल है तो एक सिंपल सा तरीका होता है, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इसका मतलब वो मोस्ट एफिशिएंट बफर होता है, उसमें चेंज होता है वो कम आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें डायरेक्ट देख लो आप, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन 0.1 0.1, यहाँ पे वो 0.1 कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है और यहाँ पे कितना रहा 0.2 और इधर भी कितना 0.2, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा इफेक्टिव बफर बताए, तो कौन सा होगा, बी की ज्यादा है तो बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चूज करना है। द Le Chatelier प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अपोजिट आयन इफेक्ट, लगता है कॉमन में भी लगता है अपोजिट में भी लगता है, तो पहला इनकरेक्ट है जो आपको चूज करना है, ये इनकरेक्ट है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH फॉर केटाइन एंड एनाइन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये तो करेक्ट हो गया। 0.1 m aqueous solution of monobasic acid HA has pH value 2.5 if Ka value is 10 to the power -5, तो S प्लस आयन उसकी कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी, देखो ये आपको मोनोसिक ये दे रखा है HA, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है Ka, किसमें टूटेगा H प्लस और A माइनस में, C माइनस एक्स, ये कितना बनेगा x, ये कितना होगा x, तो K बराबर क्या होगा x² अपॉन C माइनस एक्स। तो मैं यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो x बराबर क्या होगा √K.C, ये आ गया। K की वैल्यू 10 टू द पावर -5 है और ये 0.1 है, तो कितना होगा 10 की पावर -6, रूट लोगे 10 की पावर -3, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, तो pH उसकी वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ पर 2.5 नहीं आएगी, कितनी आएगी 3 आएगी, तो ये हमारे लिए इनकरेक्ट हो गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट विल एल्कलाइन इन नेचर, सी जब भी इस टाइप का सोल्ट होता है तो हाइड्रोलिसिस वी कंपोनेंट का होता है जो एसिटिक एसिड से आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, और NaOH सोडियम कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आता है, NaOH से आता है, तो नेचर NaOH के कारण आएगी तो बेसिक नेचर होगी, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया A एंड C। अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिएक्शन टेकन प्लेस बिटवीन, सोडियम कार्बोनेट है तो वी कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो किसमें होगा कार्बोनेट और वाटर में। डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज मैक्सिमम एट गिवन टेम्परेचर, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू होता है डेल्टा NG/RT, तो जहां पर डेल्टा NG यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैस के मोल का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, वहां पर मैक्सिमम आएगा, तो पहले में डिफरेंस 1 है, दूसरे के अंदर डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हो 1 है और यहां पर कितने 2, तो यहां पर डिफरेंस 2 आ गया। Which has the highest entropy per mole of the substance, हाई टेम्परेचर होता है वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन पे, बाकी टेम्परेचर इसका कम है, STP पे 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। 1 मोल ऑफ NaCl on melting absorb 30.5 kilojule heat and its entropy increase by 28.8, what is the melting point, तो ये होता है डेल्टा H इक्वल टू होगा डेल्टा H अपॉन T, तो T इक्वल टू होगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, तो ये अब्जॉर्ब कर रहा है 30.5 किलो जूल को जूल में बदल लो 10 टू द पावर 3 अपॉन एंट्रोपी चेंज बच्चा होगी 28.8, जब इसको आप डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आती है 1059 केल्विन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, temperature of 1 mole of a gas is increased by 1 degree centigrade as constant pressure then magnitude of work done, टेम्परेचर में चेंज होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T, मोल 1 है, R चेंज कितना हो गया 1, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया R के इक्वल, फर्स्ट वन।
द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 20 ml of 0.5 m NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 m HCl is x kilojoule. The heat of neutralization is, तो heat of neutralization आपको कैलकुलेट करना है. देखो NaOH और HCl की रिएक्शन फॉर्मेशन होगा NaCl और वाटर, इसका फॉर्मेशन हुआ. T इक्वल टू 0 टाइम पे इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट में ले लेते हैं. पहले कितना है 5 2 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है क्योंकि वॉल्यूम ml में ले लिया. देखो इसका एन फैक्टर भी 1 है, इसका एन फैक्टर भी 1 है, तो जो मोलरिटी होती है ना वही नॉर्मेलिटी है. और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस, उन दोनों को न्यूट्रलाइज करते हैं तो रिलीज एनर्जी को बोल देते हैं. तो इसके लिए कितना है 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के लिए इक्वल मिलीग्राम इक्विवेलेंट. तो आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कैलकुलेट करनी है, कितनी है. अब देखो और ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे आप, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट है उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, 10 की पावर -3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगी 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट. इसमें भी कितना होगा 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये दे रखा है 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का लिया, तो यहां पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होती है, कितनी रिलीज हो रही है x. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो x डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2 तो कितनी हो जाएगी -100 किलोजूल ये आ जाएगी. सिंपल सा बेटा, पहले ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो कितना लिया. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है आपको. तो 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका लिया तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा, इसका भी 10 टू -2 है तो ये भी कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा. तो जब 10 टू द पावर -2 से कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ तो कितना हुआ -1 -x, तो 1 के रेस्पेक्ट में -x डिवाइड बाई 10 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा 100. एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है हमेशा नेगेटिव में आती है. What will be the heat of formation of methane if the heat of combustion of carbon -393.5 kilojoule, the heat of formation of water -2858 kilojoule, and heat of combustion of methane is -889 kilojoule. तो मेथेन इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उसको कैलकुलेट करना है. और आपको कौन से दे रखा है हीट ऑफ कंबशन कार्बन C+O2, ये हो गया CO2. इसके लिए मैं मान लेता हूं डेल्टा H1 जिसकी वैल्यू आपके पास में -393.5. दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर इसका फॉर्मेशन कर रहे तो क्या होगा H2 प्लस हाफ O2, इससे वाटर का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा H2 बोल देता हूं मैं इसको. ये कितनी -285.8 किलोजूल. एंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन, मेथेन है इसका हीट ऑफ कंबशन, इससे फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस H2, 2 और 2 4, तो इससे कितने मल्टीप्लाई करो 2. इसके लिए वैल्यू है डेल्टा H3 में इसको बोल देता हूं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में -889 किलोजूल. मेरे पास में 3 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड. और आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मेशन करना है. तो मीथेन का कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 चेंज इन CH4, मेरे को इसको कैलकुलेट करना है. ये वाला मेरे को डेल्टा H4 मान लेता हूं. तो इन 3 से मेरे को इस वाली इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है. तो यहां पे देखो इससे मेरे को ये वाली इक्वेशन किस टाइप से बनेगी, एक इक्वेशन है कैसे भी करके इस इक्वेशन को आप बना दो. जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसका मतलब आप बैलेंस कर सकते हो. देखो CH4 कौन सी में आ रही है, CH4 थर्ड वाली में आ रही है, तो थर्ड वाली इक्वेशन उसको तो माइनस करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में. फिर देखो कार्बन फर्स्ट वाली में आ रहे हैं तो फर्स्ट को तो ऐसा कैसा रखो, फर्स्ट वाले को तो ऐसा कैसा रखो. सेकंड में देखो H2, इधर भी क्या आ रहा है H2, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सेकंड इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई बाई 2 और थर्ड इक्वेशन उसको माइनस कर दो. फर्स्ट एज इट रख लो, सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड उसको माइनस कर लो, वैल्यू रख दो इसकी. ये होगा -393.5, फिर प्लस करोगे कितना है -285.8 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस
थर्ड वाला कितना है, थर्ड का -889, और इसको सोल्व करते हैं तो ये वाली होती है -76.1 किलो जूल। सिंपल सा है। अगर इस टाइप की रिएक्शन आ रही है तो जो भी रिएक्शन आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उन इक्वेशन की हेल्प से जिसके बारे में पूछा गया उस इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द रिएक्शन CH4 इज 1664 किलोजूल। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो आप देखो इसको डिसोसिएट करने के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, जो भी एटम है उसके जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसमें एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो CH4 में कितने बॉन्ड है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1664। तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी होगी, 1664 डिवाइड बाई 4, इसको सोल्व करते हैं 416 किलो जूल पर मोल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 20 जूल ऑफ heat is given to the system at constant pressure and 10 joule of work is done by the system is change in internal energy। नियतदापिक निकाय को देखो क्या है, 20 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय द्वारा 10 जूल कार्य किया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, Q प्लस W। क्या क्या 20 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अब जो क्या इसने 20 वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना आ गया 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन। कितना हो गया 181। फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच 25 डेल्टा एच 75 द मिनिमम टेम्परेचर अबव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। किसके ऊपर रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, जस्ट उसके बाद में स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्या होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू होगी 0, देन डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, टी डेल्टा एस। तो टी किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू है 25 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये हो गया 75, तो वैल्यू होगी 333.3। तो ये कौन सा होगा 333.3। इसके बाद में यहां पर तो इक्विलिब्रियम है, इसके जस्ट बाद में नेगेटिव में टेम्परेचर है ना, इसके बाद में 0.1 अगर केल्विन भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव में होगा और प्रोसेस हो जाती वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर। आइसोथर्मली आ गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन अमोनिया है ये वाला देर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड ब्रोस्टेंट बेस। ब्रोस्टेंट के अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट करता हुआ एसिड होता है और गेन करता हुआ बेस होता है। तो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया ने क्या किया इसमें गेन किया, तो एक तो बेस हो गया। ये वाटर है इसने H प्लस दिया तो कॉन्जुगेट क्या बनाएगा बेस, तो NH3 और OH माइनस। pH ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH होती है 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। नेक्स्ट वन देखिएगा, व्हाट इज द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। ये देर का FeOH का होल ट्वाइस, ये आयनाइज करेगा Fe+2 और 2OH माइनस। तो KSP किसके बराबर होगा, ये तो हुआ S और ये कितना होगा 2S। ये S और ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है 2S। यहां से आप देख रहे हो pH 14 है तो POH है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जिससे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -1। तो 2S है वो किसके बराबर होगी 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर लगा दो, तो यहां से आपके पास में ये वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 8 इंटू 10 टू द पावर -16। S कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2, तो इससे S इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -14। 8 इंटू 10 टू द पावर -14, फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन बी का, the pH of 0.02 m ammonium solution which is 50% ionized will be। अमोनिया का सॉल्यूशन है या आप मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये किस में जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ये 0 हो गया। इक्विलिब्रियम की जो भी कंडीशन उसमें C माइनस C अल्फा, तो क्या होगा C अल्फा, ये कितना हो जाएगा C अल्फा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है C अल्फा। C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2,
और ये 5% आयनाइज हो रहा है, 5/100 यानी 5 × 10⁻²। तो कितनी होगी 10 × 10⁻⁴ और 10 × 10⁻3। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आ रही है 10⁻3, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी पीओएच। तो पीओएच की वैल्यू कितनी होगी 3। पीओएच 3 है तो पीएच कैलकुलेट करते हैं तो 14 से माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 11। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। In aqueous solution, if concentration of H plus ion is 10⁻⁻6, the concentration of hydroxide ion, H plus और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻14 होता है। H plus की कंसंट्रेशन आपके पास में 10⁻6 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। H plus और OH नेगेटिव किसके बराबर होगा 10⁻14। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻6 कितना हुआ 10⁻8। फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्ट एज बफर। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट हो जहां पर एक प्लस आयन का डिफरेंस हो, या वीक बेस है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सोल्ट हो जहां पर एक हाइड्रोक्साइड आयन का डिफरेंस होता है, वो एक्ट एज ए बफर। तो यहाँ पे देखो वीक एसिड लेकिन उसका सोल्ट है ही नहीं, ये देखो इसके बाद में NaHS और ये H2S है, ये सोल्ट हो गया, और Na2S, तो ये बफर की तरह बिहेव कर सकता है। कितने H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए 1 H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। ये देखो ये वाला नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट आ गए, ये भी स्ट्रॉन्ग आ गए, तो कौन सा मानोगे इसमें सेकेंड। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इन ए वैक्यूम, देन वर्क डन इज, वैक्यूम में वर्क डन कितना होता है 0, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर होता ही नहीं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसके अंदर ये वाली हीट आ रही है, जो इंटरनल एनर्जी है उसको मेजर करती है। व्हाट इज द डेल्टा ई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हीट ऑफ कंबशन मेथेन के लिए तो देर का है, और ये इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करती है, तो ये वैल्यू होगी कितनी होगी 670.48। बॉम्ब कैलोरीमीटर होते हैं वो इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट होता है। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एक लिक्विड इज 30 किलोजूल पर मोल, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 50 जूल, द बॉइलिंग पॉइंट इज, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एच अपॉन टी, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच आपके पास में कितना आ गया 30 किलो जूल है, तो 10⁻3, और डेल्टा एच कितनी होगी 50, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा 600। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 4 एसिड है, 4 एसिड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है, तो जहां पर जितना ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी वो एसिड होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा किसकी हो रही है ये वाली ए की, उसके बाद में ये वाला आ रहा है कौन सा होगा डी, उसके बाद में सी की आ रही है, तो उसके बाद सी, और उसके बाद में बी, तो कौन सा होगा ए डी सी बी। इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट डिपेंड होती है इंटेंसिव नहीं, तो कौन सा होगा वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर अमाउंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन द पीवी ग्राफ ऑफ आइडियल गैस गिवन बिलो द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, एबीसीडी की कंप्लीट साइकिल है, ये वाला देखो कंप्लीट साइकिल है, तो देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव में आएगा। अब देखो इसके अंदर कवर्ड एरिया कितना आ रहा है, तो 2 से 4 नेगेटिव साइन लगा देता हूं, कितने का डिफरेंस है 4 का वॉल्यूम है लीटर में, और ये डिफरेंस 15 से 6 माइनस करो तो कितना हो गया 9, तो ये हो गया 36 एटमॉस्फेयर लीटर, और 1 एटमॉस्फेयर लीटर किसके बराबर है 101.3 जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 36 को 101.3, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है 36486.8। नेक्स्ट वन, पीवी प्लॉट ऑफ टू प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी शुड बी, तो जब भी ऐसा देखो तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है और इधर होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो पावर माइनस में आ रहा है गामा, तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ डीप करेगा, तो ऊपर वाला ग्राफ होता है आइसोथर्मल के लिए, नीचे वाला ग्राफ किसके लिए होता है एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि इसके लिए पीवी बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पे पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। नेक्स्ट
फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होता है? 0. वेरी सिंपल. द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन टी. पर मोल के लिए डेल्टा एच क्या होता है? जूल. ये हो गया केल्विन इनवर्स. पर मोल के लिए कैलकुलेट करना तो मोल इनवर्स. जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. नेक्स्ट वन, N2 plus 3H2 change in 2NH3. The entropy of N2H2 and ammonia are X1, X2, X3. The entropy change, तो entropy change क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में अमोनिया 2 इंटू अमोनिया की कितनी है? X3. रिएक्टेंट में N2 की कितनी है? X1 और S2 की कितनी है? 3X2. चेंज क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ए सिस्टम अब्जॉर्ब 500 किलोजूल हीट एंड परफॉर्म 250 किलोजूल वर्क ऑन द सराउंडिंग. द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू की वैल्यू कितनी है? 50. और वर्क डन ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टम, तो कितना होगा? माइनस वर्क डन बाय सिस्टम. केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं, तो कितना होगा? 250 किलोजूल. व्हाट इज द ट्रू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस? एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है. तो इंटरनल एनर्जी और डेल्टा स्टेट फंक्शन है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी? 0. तो ये आपका था पेपर. आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा. सारा कंसेप्चुअल पेपर था, जितने भी सब टॉपिक थे सबको कवर किया गया था. अच्छे से पढ़ते रहे, अपना डाउट क्लियर रहते. ऑल द वेरी बेस्ट.